नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम लोग करेंगे सीडीपी के मैराथन जो कि सीटेट पेपर 1 से संबंधित होगा और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैराथन वीडियो होगा जो कि आपकी सीटेट के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इससे पहले भी हमने एक मैराथन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सीडीपी का, और यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न 1 है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। तो बाल विकास की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, सभी बच्चों के लिए एक समान है। तो क्या बाल विकास की प्रक्रिया जो है सभी बच्चों में एक समान होती है? नहीं। तो आप जो है फर्स्ट लाइन पढ़ के ही समझ सकते हैं ये ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि आज की यदि बात करें तो बच्चों में जो है अलग अलग परिवेश और वातावरण का जो है इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक बच्चा यदि अमीर है और एक बच्चा गरीब है, ठीक है, ये बच्चा जो है अमीर है और ये बच्चा यदि गरीब है, तो आप देख सकते हैं कि जो अमीर बच्चा है इसे जो है पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि एक गरीब बच्चा है इसे जो है पौष्टिक मात्रा जितना उसकी शरीर के लिए आवश्यक होती है उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो है शारीरिक विकास में अंतर हो जाता है। जो अमीर बच्चा है वो मोटा हो जाता है, यानी कि हेल्दी रहता है, लेकिन गरीब बच्चा जो है पतला का पतला ही रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप कह सकते हैं कि बाल विकास जो है सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो बाल विकास जो है बहुआयामी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया एक गरीब और अमीर बच्चे के बारे में, और जैसे कि उनका पौष्टिक आहार में डिफरेंस हो जाती है और भी कई चीजों में डिफरेंस हो जाती है। जैसे उनका खेलकूद हुआ, हो सकता है जो गरीब बच्चा है उसको जो है खेलकूद के लिए अलग से समय नहीं मिलता हो, जिससे उसका शारीरिक विकास में भी असर पड़ता है, मानसिक विकास में भी असर पड़ता है। और उसका जो है पर्यावरण कैसी है, वातावरण कैसे कैसे लोगों के बीच में, कैसे समाज के बीच में बच्चा रह रहा है, इससे जो है उसका व्यवहार में परिवर्तन में डिपेंड करता है। और साथ में जो है उसका सर्वांगीण विकास में जो है ये बहुत ही इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही दिख रहा है। और देख लेते हैं, बाल विकास का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होती है। तो यहाँ पे भी देखिए एक दिशात्मक कहा गया है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो बच्चे का विकास है, क्या ये जो है सिर्फ माता पिता द्वारा प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये जो है आनुवंशिक और वातावरण दोनों पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों का आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, किसी बच्चे का जो है आंख भूरा है, यदि उसके माता या पिता का आंख भूरा है तो उसका जो है भी जो है आंख भूरा हो सकता है, ठीक है। ये जो है आनुवंशिक गुण है, ठीक है। उसका विकास में जो है एक चीज देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला कि उसका जो है आंख काला ना होकर भूरा है। तो ऐसे में जो है ये आनुवंशिक गुण है जो उसे जो है अपने माता या पिता के द्वारा मिला है। लेकिन वातावरण, जिस वातावरण में वो रह रहा है, जिस तरह के उसको जो है खाना मिल रहा है, जिस तरह से जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, ठीक है, किस प्रकार के लोगों के बीच में जो है वो रह रहा है, ठीक है, तो व्यवहार में उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीजें जो है विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये सभी जो है उसका वातावरण पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो देखिए गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से कहा गया है, ठीक है, यानी कि केंद्र से, ठीक है। शरीर के केंद्र से जो है आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? आपके ऑप्शन है घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। तो देखिए सिर से लेकर जो है जो डेवलपमेंट विकास होती है वे जो है सिर से लेकर जो पैर की ओर होती है वो शीर्षगामी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका अधोगामी, अधोगामी, ठीक है। यानी कि आपका जो है
प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है डेवलपमेंट वही है, ठीक है। यानी इसे जो है अधोगामी भी आप कह सकते हैं, समीप दूराभिमुख भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दोनों दिया जा सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इंग्लिश में एक ही है इसका, प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। इससे जो है बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है? मध्य से आरंभ होकर जो है ये सिर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, अधोगामी। और आपका जो है परीक्षा 8 फरवरी को होने की संभावना है। हो सकता है आपका परीक्षा डेट बढ़ भी जाए, हालांकि आप इस चक्कर में मत रहिएगा। बहुत से ऐसे नोटिफिकेशंस हालांकि जो है सीबीएसई द्वारा डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। कुछ जो है यूट्यूब वीडियोस आपको देखने को मिल सकती है कि आपकी परीक्षा जो है मार्च में हो सकती है, लेकिन ये जो है हो सकता है फेक न्यूज हो, ठीक है। तो आप इन पर भरोसा ना करते हुए आप अपना तैयारी जो है फरवरी में एग्जाम आपको देना है, इस कदर कुछ परीक्षा की अपना तैयारी रखें कि आप जो है फरवरी में आपका तब तक जो है फरवरी तक जो है आपकी पूरी जो है तैयारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप मार्च के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है आपको पछताना पड़े, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली है। टीआरई 4 का हो सकता है इस सीटेट परीक्षा के बाद जो है आपका वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि एस्टेट जो है आपका ऑलरेडी हो चुका है और सीटेट ही बचा हुआ है, जिसके कारण से जो है टीआरई 4 का अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो टीआरई 4 का वैकेंसी के लिए जो है आप सीटेट परीक्षा के बाद ये निश्चित ही है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो सीटेट परीक्षा इस बार जो आप पास कर लेंगे, आप बीपीएससी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो है सीटेट परीक्षा को जो है समय देंगे और सही इसको जो है सही तरीका से तैयारी करेंगे। और हमारे चैनल से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें जो है आपके सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराए जाएंगे, जो कि आपका जो है एक बेस मजबूत करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होते हैं और इसी से संबंधित लगभग प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम एक एक चीज आपको समझा कर पढ़ाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख ले जाकर। प्लेलिस्ट का नाम है प्लेलिस्ट सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यदि आपने पेपर 2 भी भर रखा है फॉर्म में, तो पेपर 2 का प्लेलिस्ट अलग है, सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, तो आप जाकर देख लेंगे। ओके। आज की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष का जो उम्र है, या 3 से 6 वर्ष का आप उम्र ले सकते हैं, क्योंकि कल्पनाशीलता वाला खेल में जैसे कि बच्चों को जो है टीचर्स कहानियां सुनाते हैं कि एक जंगल था, ठीक है, एक जंगल में मान लो तुम राजा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कहानी सुनाए जाते हैं और जो है कल्पना वाली कहानियां, जो बच्चे जो है वास्तविकता से और कल्पना करके जो है चीजों को जोड़कर सीखने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इस प्रकार के खेल जो है वो कब खेलते हैं? ये जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेलते हैं, यानी कि लगभग 3 से 6 वर्ष का जो उम्र होता है, ठीक है, 3 to 6 years। इस समय जो है बच्चे ये सब खेल में अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो चीजों को समझने लगते हैं कि ऐसा जो है वास्तविकता नहीं है, तो धीरे धीरे जो है वो इन चीजों से दूर होने लगते हैं। हालांकि बचपन में जो है यही सब चीजें बहुत ही जो है मायने रखती हैं और इससे बच्चे जो है बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो देखिए यहाँ पे समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं कहा गया है। तो समाजीकरण क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए आप। तो समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है समाज या माता पिता, ठीक है, उनसे जो है रीति रिवाज, संस्कृति, व्यवहार आदि का जो है हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है। उनका जो है जो मानदंड रहा है, जो विचारधारा रहा है, ठीक है, रीति रिवाज रही है, इनको जो है क्या करना, विरासत में देना, ठीक है।
तो इसे ही जो है समाजीकरण कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था होती है। प्राथमिक संस्था जो है परिवार होती है, ठीक है, यानी कि बच्चे जो है परिवार में ही जन्म लेते हैं और शुरुआती जो है उनका डेवलपमेंट जो होता है वो परिवार के अंदर ही रहकर होता है। परिवार के सदस्यों के बीच में वो पलते बढ़ते हैं। जो भी वो अपने जो है परिवार के सदस्यों से सुनते हैं वो उन चीजों को कॉपी करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा ने जो है पापा सुन लिया, मम्मी सुन लिया, तो वो बोलने का प्रयास करता है। तो धीरे धीरे जो है पहले तो बॉबलिंग करता है, धीरे धीरे जो है बोलने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो है धीरे धीरे विकास हो रही होती है, भाषा कौशल का विकास होता है, ठीक है। तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था तो परिवार होती है। और द्वितीयक संस्था यदि बात करें तो यहाँ पे आपके देखिए है मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, ठीक है। ये तीनों जो है आपके समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया गया है 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। मीडिया कैसे कि मीडिया से जो है बच्चे बहुत कुछ ज्ञान ले रहे होते हैं, ठीक है, विभिन्न वीडियोज के द्वारा, ऑडियोज के द्वारा, ठीक है। और धार्मिक संस्थाएं वो जो है जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो वहां से वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों द्वारा वो उन्हें जो है बहुत कुछ ज्ञान दिया जाता है। और विद्यालय से बात करें तो विद्यालय द्वितीयक संस्था इसलिए हो गया क्योंकि परिवार के बाद जो है बच्चे जो है अधिक समय जो व्यतीत करते हैं वो विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होते हैं तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं और वहां से जो है विद्यालय से जो है उन्हें बहुत कुछ शिक्षक द्वारा जो है सीखने को मिलती है और वो जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां से वो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वो देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पेंसिल है। मान लीजिए पेंसिल क है, ठीक है, ये पेंसिल क है। तो पेंसिल क जो है ख से बड़ी है, ठीक है। तो यानी ये जो है ख से बड़ी है, ठीक है। ये पेंसिल ख हो गई। और उसी प्रकार से पेंसिल ग को देखा जाए, ठीक है, पेंसिल ग जो है क्या है, पेंसिल ग से बड़ी है, यानी कि ये जो है इससे छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे छोटा है। सेकेंड देखिए ये जो है इससे भी छोटा है, ठीक है, ये पेंसिल ग है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या निष्कर्ष निकाला, रुचि ने, जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, यानी कि क जो है ये ग से बड़ी है, ठीक है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 सकर्मक अनुमान, ठीक है। तो जीन पियाजे से संबंधित आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, हर बार जो है इससे प्रश्न रहते ही हैं। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें से जो है सबसे पहला स्टेज है आपका सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज और तीसरा जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। और इस अवस्था में जो है बालक क्या कर पाने में योग्य होता है ये पूछा गया है। तो देखिए आपका ऑप्शन है प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। तो देखिए बच्चे जो है इस समय
तर्क करने में सक्षम होता है, लेकिन परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन करने में सक्षम नहीं होता है। तो ये नहीं होगा आपका। अमूर्त चिंतन जो है ये नहीं होगा। जो 7 से 11 वर्ष का जो उम्र होता है वो ये होता है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका। तो इस उम्र में जो है बच्चा जो है अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, ठीक है। अमूर्त चिंतन यानी कि वो जो है कल्पना करके सोचना, इमेजिन करना जो है उसमें जो है वो अभी वो उसे संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रतिज्ञाप्ति चिंतन यह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 प्रतिवर्तन। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिवर्सिबल जो होता है गुण उसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो प्रश्न को कभी भी ध्यान से पढ़िएगा, शामिल नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और कोहलबर्ग ने जो है 3 चरण के बारे में बताया है, जो है कि पारंपरिक चरण, ठीक है, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। पारंपरिक चरण ये उन्होंने बताया था, उत्तर पारंपरिक चरण उन्होंने बताया था, पूर्व पारंपरिक चरण भी उन्होंने बताया था, लेकिन अपारंपरिक चरण जो है उन्होंने नहीं बताया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है। तो यानी जो है उसे क्या जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये कहा गया आपसे। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, और उन्होंने जो है स्कैफोल्डिंग पार्ट के बारे में बताया है, यानी कि बच्चों को जो है इशारा संकेत द्वारा जो है बच्चों को सिखाना, ठीक है, उसे ही जो है स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सके। उसे जो है हेल्प करना ही जो है उनका जो है सिद्धांत है, कि बच्चे को जो है हेल्प करके सिखाया जाए जहाँ पे भी उसे दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है वो जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर जो व्यक्ति जो है अधिक जानकार पर्सन है, यानी कि उस बच्चे से जो है अधिक जानकारी वाला उसका दोस्त भी हो सकता है, उसके सीनियर भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति उसको उस चीज को जान रहा है तो उसे बता सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती हैं, तो उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी क्या जो है नहीं करना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, यानी कि सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। तो सामाजिक संदर्भ पर आधारित होगा तो बच्चों में जो है सामाजिक कौशल का विकास होगा, उससे उनका जो है भाषा कौशल का भी विकास हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपका जो है इसे करने से नहीं बचना है। तो हालांकि पॉजिटिव ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, यानी कि जो भी वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे जो है वो कहाँ पे जो है उनका जो है कौन सा क्षेत्र जो है मजबूत है, किस चीज को जो है वो आसानी से टैकल कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना, सीखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका अवलोकन करना, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नहीं होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। देखिए जब कभी कहीं भी आपको मानकीकृत वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए कि ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो है कोई भी चीज मानकीकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने से बच्चे जो है डिमोटिवेट होंगे, उन्हें जो है सीखने में जो है उन्हें और दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और परीक्षा इस तरह से लेना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो यही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 4 देखा जाए तो आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। तो पाठ का प्रयोग मैंने अभी भी आपसे बताया है कि जहाँ पे भी बच्चों को जरूरत है उन्हें जो है इशारों द्वारा, संकेत द्वारा जो है उन्हें हेल्प किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति को अधिक नॉलेज है, उस चीज से संबंधित नॉलेज है, जो बच्चा को दिक्कत आ रही है वो उसे सिखा सकता है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड वाला, क्योंकि नहीं पूछा गया था, ठीक है। यानी कि किस चीज से बचना चाहिए, तो मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से जो है बचना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में विजिट करके पिछले पेपर्स को भी आप जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 9 है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो उनका जो सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत है, उन्होंने जो है इसमें विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त क्या बताया है? तो ऑप्शन है सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए जो सहकर्मी सहयोगिता सबसे आपका जो है पॉजिटिव यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है आपका सहकर्मी सहयोगिता। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 1। तो देखिए बच्चों में जो है अधिगम को जो है सुधारने के लिए, जहाँ पे भी जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया इसके बारे में, जहाँ पे भी जो है बच्चा जो है त्रुटि कर रहा है, उसे जो है किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप बच्चों को जो है छोटे बच्चे हैं तो उनको आप जोड़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ में जो है हो सकता है उसे जो है जैसे कि हासिल वाला जोड़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उसे जो है ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कैसे वो करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है जोड़ बच्चों को दे दिया गया, तो वहां पे जो है वो ये वाला जोड़ जो है बच्चों को करने में कठिनाई आती है। ठीक है, क्योंकि वो जो है 6 + 7 कितना होता है? 13 होता है। जो 13 का 3 यहाँ पे लिख देंगे लोग, डायरेक्ट 13 लिखेंगे लोग, यहाँ पे हासिल लिखकर जो है वो लिखना उन लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज को सीखने में उनको दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे जो है उसको जो है पाठ की आवश्यकता होगी, स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता होगी। जो भी दोस्त या उनके जो है टीचर हैं या जो भी जो है वहाँ पे सीनियर है यदि उसे जानते हैं तो उसे बता सकते हैं, या सहकर्मी सहयोगिता की बात हो रही है तो यानी कि जो भी उनके दोस्त हैं जिसे आता है वो उसे सिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनके सिद्धांत के अनुसार से जो है सबसे उपयुक्त बताया गया है वो यही है कि सहकर्मी सहयोगिता के द्वारा जो है बच्चों का जो है अधिगम जो है उसे और जो है अच्छा बनाया जा सकता है। तो सांस्कृतिक उपकरण का अहस्तक्षेप कहा गया है, तो यहाँ पे नहीं होगा। रटकर याद करने पर बल उन्होंने नहीं दिया है, और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे देखिए किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो प्रगतिवादी कक्षा के बारे में जो है किसी अध्यापिका या शिक्षिका का जो है क्या विश्वास होना चाहिए? आपके ऑप्शन है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है NAP 2020 में जो है ये उल्लेखित है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यदि ऑप्शन में ये दिया गया है कि अध्यापक को निर्देश देने चाहिए और सिर्फ अध्यापक के नियंत्रण में होना चाहिए, तो ये जो है यहाँ पे शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। क्या बच्चे जो है सिर्फ कक्षा में ही सीखते हैं? क्या वो अपने समाज में नहीं सीखते? क्या अपने परिवार में नहीं सीखते? सीखते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले तो परिवार में जन्म लेता है और परिवार में वो शुरुआत जो है उसका सीखने का वहीं से होता है। सबसे पहले तो अपनी माँ से सीखता है और बाकी परिवार के सदस्यों से सीखता है, बोलना, ठीक है, व्यवहार, सभी चीज जो है वो वहीं से सीखता है। और उसके पश्चात जो है वो स्कूल आता है और विद्यालय में जो है कक्षाओं में जो भी उसको शिक्षा दी जाती है वो सीखता है। ठीक है, तो सिर्फ केवल कक्षा में होता है, नहीं, गलत है। कभी भी आपको जो है केवल दिखे, ठीक है, केवल ये वर्ड दिखे, ठीक है, तो ये आप समझिएगा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। तो बिल्कुल सही है। बच्चों में जो है बच्चा जो है विभिन्न परिवेश से आते हैं, तो उनका जो है ज्ञान अलग अलग होती है। जैसे कि आप उनसे बात करके यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सी बातें करते हैं। वो अपने परिवार के बारे में, अपने सिस्टर के बारे में, भाई के बारे में, या अपने दोस्तों के बारे में बहुत कुछ जो है उनके पास ऑलरेडी अनुभव होता है जब वो पढ़ने आते हैं। ठीक है, पहले से ही जो है उनके पास बहुत से अनुभव होते हैं और बहुत चीज़ों की जानकारी उनको होती है। ठीक है, और देखिए क्या है
विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अधिगम करने के लिए जो है, यानी कि सीखने के लिए जो है, ड्रिल और अभ्यास ही एक तरीका नहीं है, बल्कि उनका जो इंटरेक्शन होती है समाज में, परिवार में, दोस्तों के साथ, ठीक है, बातचीत होती है, ये जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और सिर्फ कक्षा में आकर अभ्यास कर लेने से जो है वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि कठोरता जो है शिक्षक या शिक्षिका को जो है क्लास में नहीं करना है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है, जहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे से बातचीत करते हुए, समूह कार्य करते हुए अपना कार्य करे और सीखे, ठीक है। तो इसलिए एनईपी जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो दस्तावेज है, इसमें उल्लेखित है कि बच्चों को जो है बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, ठीक है। तो सीखने के लिए ये भी तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। प्रगतिवादी कक्षा के बारे में जो है एक अध्यापिका का ये विश्वास होना चाहिए, जो कक्षा में जो विद्यार्थी आते हैं उनके पास ऑलरेडी जो है बहुत सारे अनुभव होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो हम सभी को पता है हार्वर्ड गार्नर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इन्होंने जो है ये नकारा कि सिर्फ बुद्धि जो है एकल इकाई है, ठीक है, बल्कि बुद्धि जो है 9 प्रकार की होती है, इन्होंने बताया है, ठीक है। और जैसे कि भाषिक बुद्धि हो गया और स्थानिक बुद्धि हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से 9 प्रकार की बुद्धि हैं, ठीक है, जो अनेक अनेक व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जैसे कि भाषिक, कौशल, लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है, ये पाए जाते हैं कवियों में, ठीक है, साहित्यकारों में, ठीक है। उनका जो लिखने का, भाषा का जो है विकास उनमें बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। और उसी प्रकार से जो है स्थानिक बुद्धि जो है, जैसे कोई एक मैकेनिक है तो उसमें स्थानिक बुद्धि पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है इस सिद्धांत को किसने दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत को? तो ये दिया था हार्वर्ड गार्नर ने, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जो है किस चीज का बात हो रही है? आपके ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो जब रोहन को जो है क्या मिला, गुड़िया मिला खेलने के लिए, रोहन एक लड़का है और उसे जो है गुड़िया मिला खेलने के लिए, तो मना करता है क्या कहकर, ये कहकर कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। क्योंकि ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसका जो है मानसिकता ऐसा बना हुआ है, उसने जो है उसको जो है बताया गया है ऑलरेडी कि लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते हैं, लड़के जो है कार से खेलते हैं, साइकिल से खेलते हैं और भी जो है अदर खिलौना से खेलते हैं, लेकिन गुड़िया से नहीं खेलते हैं क्योंकि गुड़िया से जो है लड़कियां खेलती हैं, ऐसा जो है उसे पहले से बताया गया, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। ऐसा वो जवाब दे रहा है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए ये किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, भेदभाव, रूढ़िवादिता, स्थिरता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूढ़िवादिता का, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता का यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हमारे समाज में पहले से जो रूढ़िवादिता है इससे संबंधित कि बच्चे जो हैं, जो कि एक बच्चों में भी जो है ये मेंटालिटी, उनकी मानसिकता बनाती है कि लड़के जो हैं गुड़िया से नहीं खेलते, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, ठीक है। ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षक जो है 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए ड्राफ्ट देते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट लिखने के लिए जो है सहयोग देते हैं
ड्राफ्ट लिखने के लिए यानी कि निबंध लिखने के लिए जो है उन्हें सहयोग देते हैं। तो यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। यानी कि ये जो है निबंध लेखन के लिए दे रहे हैं और उससे जो है ऐसा नहीं कि दे दिए उसके बाद से जो है उससे चेक भी नहीं करेंगे या ध्यान ही नहीं देंगे, बल्कि उसे जो है ध्यान देते हुए और सभी जो भी बच्चे जिस प्रकार से भी लिख रहे हैं, जिस प्रक्रिया से भी लिख रहे हैं, उसे जो है वो मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा। तो हो सकता है कुछ बच्चे जो है अच्छे से नहीं भी लिख रहे हो, तो तब भी जो है शिक्षक क्या करें वहाँ पे मान्यता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें डांट रहे हैं। तो ये मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन है, आपके ऑप्शन है योगात्मक, मानक, संदर्भित, रचनात्मक, मानकीकृत। तो मानकीकृत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो है कहा गया है कि आपको इसी प्रकार से लिखना है तो इसी प्रकार से लिखना ही है, आपको जो है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो मानकीकृत में तो ऐसा होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक, रचनात्मक बिल्कुल सही होगा, मानक संदर्भित नहीं होगा, युगात्मक भी नहीं होगा। रचनात्मक इसलिए होगा क्योंकि बच्चे जो भी लिख रहे हैं वे जो है उन्हें मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया से भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो जो है अभी लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, और जो भी वो लिख रहे हैं उसे जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि उन्हें नकार रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो है रचनात्मक जो है इसे मूल्यांकन हम कह सकते हैं, बच्चों में जो है रचनात्मकता का भी इससे विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, तो देखिए बहुभाषीय कक्षा में जो है शिक्षक को आपके ऑप्शन है, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। तो मातृभाषा को जो क्या उपयोग का जो है निरुत्साहित करना चाहिए, तो देखिए निरुत्साहित नहीं करना है। ठीक है, बल्कि माफ कीजिएगा, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और निरुत्साहित, हतोत्साहित, ये सभी शब्द दिखे तो आप समझिएगा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और देखिए बहुभाषी कक्षा का बात हो रही है, यानी कि अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे जो है एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए जिस भाषा के बच्चों का संख्या अधिक है और जिस भाषा का प्रयोग अधिक हो रहा है उसी भाषा को क्या स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं, बल्कि सभी भाषा को जो है स्वीकार करना चाहिए और मातृभाषा को विशेषकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को जो है मातृभाषा ही वो सीख कर आए होते हैं अपने परिवार से, तो उन्हें जो है कोई ऑफिशियल भाषा जैसे कि स्कूल में हिंदी भाषा होती है या इंग्लिश भाषा होती है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, वो अपने प्रश्नों को नहीं रख पाते हैं, अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाता है, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा वहाँ पे रुकावट बनती है। तो इस भाषा का जो रुकावट को खत्म करने के लिए जो है NEP 2020 में कहा गया है कि मातृभाषा में जो है बच्चों को जो है शिक्षा देनी है, इवन कि शिक्षक को भी जो है बच्चों से जो है मातृभाषा में ही बात करनी है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाएंगे उन्हें जो है दूसरे भाषा वो सीख जाएंगे, जो भी स्कूल का भाषा होगा, हो सकता है हिंदी हो या किसी अन्य राज्य में तेलुगु हो या कोई भी भाषा हो। ठीक है, या अंग्रेजी हो। ठीक है, तो वो जो है वो भाषा को सीख लेगा, तो उसके बाद जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में उन्हें उसे शिक्षा दिया जा सकता है। हालांकि प्राथमिक स्तर में जो है मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा। अगला है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए। तो देखिए भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भारत जो है एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर जो है अनेक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ जो है एक स्कूल में भी जो है अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे में जो है सभी भाषाओं का जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए और सभी भाषाओं को जो है इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। यह बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। ऑप्शन 4 में दिया गया है, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि सिर्फ अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, अन्य भाषाओं को छोड़ देना चाहिए, अन्य भाषाओं को उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये,
क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार से जो है शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए। आपके ऑप्शंस है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो क्या ये जो है पूर्व निर्धारित विषय वस्तु जो है उसी पर केंद्रित होनी चाहिए? नहीं, गलत ऑप्शन होगा ये। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल। जो शिक्षा जो है ये जो है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। इससे जो है बच्चों का जो है अब सारी चिंतन वो करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग उनमें डेवलपमेंट होती है। वो जो है समस्या का अनेक हल ढूंढने का प्रयास करेंगे और कोई भी समस्या समाधान करने से जो है उनका जो है डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे जो है बच्चों को जो है खोज आधारित शिक्षा जो है उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वो जो है विभिन्न चीजों का प्रयोग करे, एक्सपेरिमेंट करे, खोज करे, नए नए चीजों का रचना करे, नवीनता को सोचे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जो है नए नए चीजों का डेवलपमेंट करेंगे, नए नए चीजों का खोज करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये जो है NEP 2020 के अनुसार जो है शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत है, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सही है। तो ऑप्शन 1 में ही दिया गया है 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। के प्रश्न है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया ये कार्य। तो देखिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, पाठ्यक्रम को जल्दी से जो है पूरा हो जाए, हर शिक्षक का मकसद होता है कि जल्दी से जो है मैं अपना सिलेबस कवर कर लूं। तो ऐसे में जो है एक शिक्षिका क्या कर रही हैं कि कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछती हैं और उससे जो है उत्तर ले लेती हैं, और उनको लगता है कि इन्हें जो है ये आ गया है तो मैं अगला चैप्टर की ओर बढ़ूं, ठीक है। तो क्या ये तरीका जो है उनका पढ़ाने का सही है? क्योंकि वो ये जो है बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है, बाकी बच्चों से जो है वो प्रश्न नहीं पूछ रही है, उनसे उत्तर लेने का प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बच्चे जान गए तो ये सब भी जान गए होंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है कि सभी बच्चे जो है एक समान हैं। तो सभी बच्चों में जो है सीखने की क्षमता में अंतर पाए जाते हैं। तो कोई बच्चा हो सकता है जल्दी सीख लेता हो, कोई बच्चा जो है धीमा सीखता हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षिका को जो है ऐसा करना न्यायोचित नहीं है, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। तो क्या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ऐसा करना न्यायोचित है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो क्या यहाँ पे बच्चों का पहचानने की काम हो रही है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों का पहचानना एक शिक्षिका का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका जो है ये उद्देश्य होना चाहिए कि सभी बच्चे जो है, जो भी वो पढ़ा रही है, जो भी वो शिक्षा दे रही है, सभी बच्चों को जो है वो चीज समझ में आए और बच्चे जो है उस चीज को सीख सके, ठीक है। तो बल्कि ये जो है उनका मकसद नहीं रहना चाहिए कि सबसे अच्छा कौशल वाला बच्चा कौन सा है, श्रेष्ठ बच्चा कौन सा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वे जो है जो जिस तरीका से शिक्षा दे रही हैं बच्चों को, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि इससे जो है उन्हें समान अवसर नहीं मिल रहा है। कुछ ही बच्चों को बस अपने प्रश्न का उत्तर देने का जो है अवसर मिल रहा है और बाकी बच्चे को जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसी जो स्थिति बनी है क्लास में, ये जो है इस चीज को दिखाता है कि सभी को जो है समान अवसर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और सभी बच्चे नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन 4 देखा जाए तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, सभी विद्यार्थियों के समान अवसरों को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो क्या सभी बच्चों को समान अवसर मिल रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए गुणज वैफल्य का यहाँ पर बात हो रहा है। तो गुणज आप सभी को पता है, जैसे कि 5 का गुणज यदि कहा जाए तो 5, 10, 15, ठीक है, उस प्रकार से होती है 5, 10, 15 इस प्रकार से। तो बच्चा जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि कैसे जो है
ये हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है उसका जो है टेबल सही नहीं हो, उसने जो है टेबल पहाड़ा सही से नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो उसको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि इस तरह से जो गुणज वैफल्य से जो जूझते छात्र हैं, इसके समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। तो देखिए एक तो उसको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, वो गुणज का जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया है, तो उसको जो है एक सख्त समय में जो है किसी प्रकार से उसको जो है सॉल्व करके दिखाने के लिए क्वेश्चन को कहना, तो ये तरीका सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। और ऑप्शंस देखें तो पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ यानी कि ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ना। तो देखिए इसको जानकारी को जो है उसको नहीं बताना और उसे जो है सीखने में मदद नहीं करना, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। कहीं भी आपको मानकीकृत दिखिए तो ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड होती है, तो आप समझ जाइएगा ये जो है बच्चों के साथ जो है मानकीकृत परीक्षण मानकीकृत तरीका का इस्तेमाल करना सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जहां भी उन्हें जो है आवश्यकता है उनका हेल्प करना और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करना एक शिक्षक का दायित्व बनता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो है वो है आपका विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेटर उसके पास होगा, तो वे जो है कैलकुलेटर की हेल्प से जो है अपना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएगा और उसे मदद मिलेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, माफ कीजिएगा 18। क्वेश्चन 18 है एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से क्वेश्चन 18 है एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होगा पूछा गया है, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चा यानी कि जो आंख से जो है उसे देखने में परेशानी है, यानी कि वे जो है स्पष्ट रूप से चीजों को नहीं देख सकता, ठीक है। तो क्या क्या जो है उसके लिए लाभदायक नहीं है इसमें, तो आपके ऑप्शन है स्पर्शिक ग्लोब। तो बच्चों को जो है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें जो है स्पर्शिक ग्लोब दिया जाता है, तो हाथों से स्पर्श करके जो है वो स्थानों को जो है अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाथ से स्पर्श करके जो है ग्लोब का जो है अध्ययन कर सकते हैं, तो ये उनके लिए लाभदायक होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर यानी कि जो विजुअल जो है सॉफ्टवेयर है ऐसा जो पढ़कर सुनाता हो, ठीक है। पठन कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़कर सुनाने वाला कोई सॉफ्टवेयर है, तो इससे भी उनको मदद मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीजें है कोई भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर में जाके सर्च करेंगे और वहां से जो है उन्हें जो है वो खुद पढ़कर जो है उन्हें सुनाएंगी, तो वो सुन सकते हैं लेकिन देखने में सक्षम नहीं है, तो सुनकर जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लाभदायक ये होता है, ठीक है। और देखिए ब्रेल लिपि वाला पुस्तक, तो ये तो मस्ट होता है। ब्रेल लिपि वाला पुस्तक से जो है उन्हें पढ़ने में बहुत आसानी होती है और उन्हें जो है दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये भी उनके लिए जो है लाभदायक है। तो लाभदायक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, तो उन्हें जो है एक तो दिखने में दिक्कत है और छोटी छोटी अक्षर रहेंगे तो उन्हें जो है पढ़ने में इससे कठिनाई आएगी, तो ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है, ये उनके लिए लाभदायक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अभी तक हमने
अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छे से कर पाए। और इसी प्रकार से हमने और भी पेपर कर रखा है, तो आप यदि उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर ले। चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026, ठीक है, सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। और इसी प्रकार से पेपर 2 का भी प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके वीडियोज को देख ले। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 19 में थे हम लोग। कथन, देखिए कथन और तर्क दिए गए यहाँ पे। कथन ए है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण है इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो है बच्चे ताकि भाषा जो है अच्छे से सीख सके, इसके लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें यानी कि सुनने वाली कुछ जो है पुस्तकें जिससे जो है बच्चे सुनकर सीख सके, ठीक है, भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो इससे क्या उन्हें जो है लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बच्चे जो है कुछ ऑडियोज वगैरह सुनेंगे तो उससे जो है वो जो है आसानी से भाषा को जो है याद कर पाएंगे और उन्हें जो है लगेगा कि ये तो भाषा जो है इस तरह से प्रयोग होता है, इस चीज को वो जान पाएंगे, ठीक है। तो इससे उनको जो है मदद मिलेगी। तो ये सही है, ये तरीका यदि शिक्षिका अपनाती है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। दूसरा है, क्यों अपनाना चाहिए, आपके ऑप्शंस में है कि तर्क दिया गया है कि क्यों ऐसा करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प नीचे दिया गया है कि सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, या हो सकता है क्लास में जो है कुछ श्रवण माफ कीजिएगा कुछ जो है दृष्टिबाधित बच्चे हो तो उन्हें जो है देखने में कठिनाई है तो सुनकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है आसानी होगी भाषा सीखने में। और जो बच्चे जो है लिखने में या पढ़ने में जो है जूझ रहे हैं, जो डिस्लेक्सिया जिसे कहा जाता है पठन विकार, ठीक है, तो डिस्लेक्सिया से जूझते बच्चों के लिए भी ये जो है बहुत ही मददगार होगी। तो यहाँ पे सही है, दोनों कथन भी सही दिया गया है और कारण भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। तो सृजनात्मक बालक यानी कि नए नए चीजों का वो खोज करता है, अब एक ही समस्या का अनेक समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, अब सारी चिंतन करता है, ठीक है, और वे जो है सृजनात्मक कार्य को करता है। तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। अब सारी चिंतन बिल्कुल सही। वे बच्चे जो है विभिन्न तरीका से जो है वो समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा, हल ढूंढने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक समस्या का सिर्फ एक ही तरीका का हल ढूंढ ले और उसे लगे कि मैंने जो है मेरा जो है काम समाप्त हो गया, ठीक है, बल्कि वे जो है क्या करेगा कि कोई भी एक समस्या उसके आगे आएगी तो उस समस्या का जो है वो अनेक समाधान निकालेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अनेक समाधान निकालेगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है। तो ये सृजनात्मक बालक में ये गुण पाए जाते हैं, तो 1 यहाँ पे करेक्ट है। और देखिए अभिसारी चिंतन नहीं होगा क्योंकि वे जो है किसी भी समस्या के लिए एक ही तरह का हल जो है नहीं ढूंढ रहा है, किसी एक तरीका को अपना नहीं रहा है, ठीक है। तो अपसारी हो गया, तो अभिसारी कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो बच्चा जो है काल्पनिक रूप से सोचना और इमेजिन करके जो है कॉन्सेप्ट को समझना, अपने माइंड को मेकअप करना, ठीक है, तो ये जो है सृजनात्मक बालक में पाए जाते हैं, ये उनके गुण होते हैं, तो ये भी सही है। दूसरा है नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता। बिल्कुल सही, वे जो है नए नए चीजों का खोज करेगा, नवीनता का खोज करेगा, विभिन्न चीजों को जो है वो प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और नए चीजों का खोज करने का जो है उसमें गुण पाए जाते हैं। तो सृजनात्मक बालक में जो है कौन कौन से गुण मौजूद होंगे, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता, ठीक है। तो 2 यहाँ पे नहीं है, 1, 3 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 है आपके
ऑप्शन 3 में है, ठीक है, 3 में है, 1, 3 और 4, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कहा गया है कि कक्षा में जो है मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये जो है विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जो है सभी बच्चों को जो है एक समान मानकीकृत परीक्षण करना, मानकीकृत मूल्यांकन करना जो है सही नहीं होता है। तो सब में जो है अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, सबका जो है अलग अलग जो है परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो ऐसे में जो है सभी बच्चों का एक समान आकलन करना, मूल्यांकन करना सही नहीं माना जाता है। तो विविध विधियों से प्रयोग जो है उनका मूल्यांकन होना चाहिए, ये सही तरीका होता है। कारण क्या दिया गया है? कारण है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप निर्धारित किया जा सकता है, माफ कीजिए नहीं किया जा सकता है, दिया गया है, ठीक है। तो बिल ये भी सही है, क्योंकि कोई भी कक्षा में जो है बच्चे की सफलता या असफलता को जो है पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों में जो है हो सकता है कि पेपर पेंसिल परीक्षा उसका अच्छा नहीं गया हो, यानी कि जो भी एग्जाम उसने दिया उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, लेकिन और चीज में वो टैलेंटेड हो या बाकी दिनों में जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हो। तो एक परीक्षण के आधार पर ही बस उसको जो है आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कारण भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे, और साथ में जो है पिछले वीडियोस को देखना ना भूलिएगा आप लोग। और पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026, उसमें जाकर जो है आप वीडियोज को देख ले। इसी प्रकार से हमने बहुत से पेपर्स को सॉल्व कर रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो और साथ में आप जो है जो है समझाया जाता है उसे ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि आप आंसर का जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लिए और वो जो है आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पेपर में छप जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसे समझने का प्रयास करें। ऑप्शंस को खास करके आप ध्यान दें, ऑप्शंस में जो है जो भी वर्ड्स हैं उस पर ध्यान दे विशेषकर, क्योंकि वही जो है आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन को जो है बदल दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में आप इतना सक्षम हो जाए कि आप जो है क्वेश्चन मॉडिफाई भी किया गया हो तो अच्छे से आसानी से समझ कर उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और साथ में जो है एक चीज और है कि समय बहुत कम रहता है, तो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार आप रिविजन करेंगे, उतना ही जो है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो बार बार इस वीडियोज को देखिए, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन 22 में। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? यहाँ पे देखिए, कोई भी टॉपिक किसी संप्रत्यय, ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए जो है अध्यापिका क्या कर रही है, सबसे शुरुआत में ही जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, यानी कि उदाहरणों के माध्यम से जो है वो बच्चों को जो है पढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे जो है कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। तो कोई भी चीज का जो है उदाहरण मिल जाता है तो आप भी पढ़ते हैं, हम लोग भी जो है स्टूडेंट लाइफ में देखे हैं इस चीज को, कि कोई भी चीज जो है पढ़ाया जा रहा है तो उसको जो है एक बार में जो है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट जो है परिभाषा पर यदि शिक्षक आ जाए तो वो चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन उदाहरण के माध्यम से जो हमारे दैनिक जीवन में चीजें हैं उससे जोड़कर कोई उदाहरण देकर जो है पढ़ाते हैं शिक्षक, तो वो चीज आसानी से समझ में आती है। तो ये सबके साथ होते हैं, और खास करके छोटे बच्चे जो है जो अभी सीखने के क्रम में होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त होता है कि खेल के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाए, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाए। तो इससे क्या होगा कि उन्हें जो है आसानी से कॉन्सेप्ट को वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों को एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है, ठीक है। तो इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? आपके ऑप्शंस हैं निगमनात्मक,
आगमनात्मक, अनुकरणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। निगमनात्मक विधि का वो नहीं प्रयोग कर रही है, डायरेक्ट वो परिभाषा का इस्तेमाल करके जो है वो नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। यानी कि वे जो है इससे इस तरह से पढ़ाने से जो है बच्चे डर जाते हैं, वे जो है कभी भी कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। डायरेक्ट आप जो है वहां पे जाके कठिन परिभाषा को यदि बच्चों को जो है बता रहे हैं तो डायरेक्ट डर जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे अब जोड़ घटाव ही पढ़ाना है छोटे बच्चों को तो आप कहेंगे कि जो 2+2 होता है उसका जो है परिभाषा आप देने लगे, ठीक है। बल्कि आप जो है डायरेक्ट उदाहरण देंगे, कुछ चित्र बनाएंगे और उदाहरण देंगे, कुछ खेल माध्यम से जो है उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे तो उस चीजों को आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। तो निगमनात्मक नहीं होगा, आगमनात्मक। आगमनात्मक बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, क्योंकि आगमनात्मक विधि में जो है बच्चों को डायरेक्ट जो है कॉन्सेप्ट ना पढ़ाकर डायरेक्ट जो है बल्कि उसे जो है खेल के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आगमनात्मक सही हो जाए, अनुकरणात्मक नहीं होगा, प्रतिस्पर्धात्मक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड। अगला है क्वेश्चन 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा नियमन में जो है विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भत्सना, और देखिए मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो कक्षा का जो है नियम बनाने में विद्यार्थियों को क्या हेल्प लेना चाहिए? एक शिक्षक को क्या जो है उन्हें बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, या बल्कि जो है स्वयं ही जो है नियम बना लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इससे जो है आज तुम लोग फॉलो करो, आज से तुम लोग फॉलो करोगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसको जो है दंड मिलेगी, इस प्रकार से ऐसा क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कक्षा नियमन में विद्यार्थी जो है सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को क्या स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करना चाहिए। तो देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, प्राथमिक स्तर को जो बच्चे होते हैं वे बदमाशी करते ही हैं, ठीक है। वो जो है उनमें जो है स्वाभाविक होता है, हर बच्चा जो है एकदम से शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करेंगे, जो है मतलब वो जो है एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि बच्चे जो है बहुत ही चंचल होते हैं, ठीक है। तो क्लास में भी उनका कुछ इसी प्रकार से व्यवहार होते हैं। वे जो है जो एकदम छोटे बच्चे हैं वे जो है ठीक एक जगह बैठेंगे नहीं, लेकिन पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं हालांकि, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो है क्या करना चाहिए कि हमें जो है कठोर नियमों का पालन करना ये सही नहीं होता है। बल्कि जो है यदि जो उसी क्लास में आप एक मॉनिटर नियुक्त कर सकते हैं कि मॉनिटर है ये जो है आप लोगों को आज से देखेगा, आप लोगों को जो है ये आप लोगों को इसका बात मानना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है आप नियम बनाएंगे ताकि वे जो है अपने दोस्तों का रिस्पेक्ट भी करे, बात भी माने और कोई जो है कठिनाई वहां पे नहीं आए, ठीक है। और देखिए मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भत्सना, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए जैसे कक्षा 4-5 के बच्चे हैं उनसे जो है आप उनके साथ जो है आप मिलकर नियमों को बना रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए ताकि बच्चे जो है अच्छे से जो है पढ़े, उन्हें जो वे जो है क्लास को डिस्टर्ब नहीं करे, क्लास में हल्ला नहीं करे, ठीक है। और टीचर के बात को ध्यान से सुने, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, और खुद जो है अपना कार्य समय करे, ठीक है। इन सभी चीजों को सुधार के लिए जो है क्या करना चाहिए? जो भी नियम बनाए जाने हैं वो जो है विद्यार्थियों के साथ ही उनका विचार लेकर ही साथ में जो है शिक्षक को नियम बनाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो देखिए बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है यानी कि बच्चे जो है कहाँ पे सीख पाते हैं? तो आपके ऑप्शन है खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। तो देखिए बच्चा क्या खेलकूद के दौरान जो है नहीं सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। वे जो है खेलकूद के दौरान जो है उनका शारीरिक विकास तो होती है। मान लीजिए बच्चे कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं या कोई भी खेल खेल रहे हो, ठीक है। तो उस दौरान जो है एक तो उनका जो है शारीरिक विकास होगा क्योंकि वो दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ठीक है। तो इससे जो उनका शारीरिक विकास होगा, साथ में उनका मानसिक विकास भी होता है। जो उनका जो है ब्रेन डेवलप
होगा, ठीक है। और साथ में जो है एक सामाजिक इंटरेक्शन भी बढ़ती है, यानी कि जैसे कि बच्चे जो है अपने दोस्तों से बात करेंगे, बातचीत करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो उनका भाषा कौशल का भी विकास होगा। दूसरा क्या होगा कि उनका जो है सामाजिक कौशल का भी विकास होगा, क्योंकि वे जो है बात करना सीखेंगे, समाज में क्या क्या चल रही है वो अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, संवेगात्मक विकास होगा। तो इससे हर तरह से जो है बच्चे का विकास होता है और हर तरह से वो हर चीजों को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खेलकूद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। अधिगम के लिए घर में जो है जब परिवार है तो वहाँ पे सभी सदस्यों के बीच में रहना, अपने बड़े बुजुर्ग छोटे सभी जो है अपने परिवार में होते हैं, तो किस प्रकार से व्यवहार करना, किस प्रकार से किससे बात करना है, अपने जो उसके जो भी मन में विचार है, बातें हैं, उसको शेयर करना, या जो भी उनको उसको कठिनाई है उसको शेयर करना, वो ये सभी जो है करते हैं बच्चे। तो वहाँ पे वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं अपने घर के सदस्यों को देखकर, अपने घर में जो भी कार्य हो रही है उसको देखकर, ठीक है। बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। ये भी सही होगा। कक्षा कक्ष में देखिए बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और साथ में जो है उनका जो है सामाजिक विकास भी होता है वहाँ पे, कि वे जो है अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, अपनी जो भी उन्हें जो है कोई परेशानी है तो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, उनका मन हल्का होता है, ठीक है। तो हर तरह से उनका विकास होता है, ठीक है। तो और वे जो है बहुत कुछ वहाँ पे सीखते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खेलकूद के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, घर में भी बच्चे सीखते हैं, कक्षा कक्ष में बच्चे सीखते हैं। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 में दिया गया है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं कहा गया है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑप्शन को आपको ढूंढना है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिखे तो आप नेगेटिव ऑप्शंस को खोजिएगा, नेगेटिव वर्ड को खोजने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वही वहां पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कौन सा तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मुद्दों पर चर्चा सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए कोई भी मुद्दा है उसमें जो है चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, और जो है चर्चा में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका जो है समस्या समाधान कौशल बढ़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो वे जो है अपना विचार रखेंगे, जो भी जो है मुद्दा है, ठीक है, जो भी समस्या है वहां पे उसको हल करने के लिए वो जो है अपने विचार देंगे कि इस प्रकार से जो है, इस तरीका से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो वे अपने विचार वहां पे विचार मंथन करेंगे, अपने विचार देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इससे क्या होगा, उनका समस्या समाधान कौशल का विकास होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। तो उनका जो है मान लीजिए कोई उनको जो है कोई तरीका आता हो जिससे जहाँ पे जो है उसको जो है आप किसी चीजों की कमी के कारण से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या का जो है समाधान नहीं कर पा रहा है, हल नहीं ढूंढ पा रहा है, तो वहाँ पे जो भी उनकी आवश्यकता है, शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, तो और जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा लास्ट है, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो देखिए समस्या अनेक और सॉल्यूशन एक, ऐसा होगा तो क्या हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि कोई एक समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए जो है आप बच्चे जो है एक ही प्रकार के सॉल्यूशन बार बार जो है ढूंढ रहे हैं, बार बार जो है वही सॉल्यूशन अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सबके लिए जो है एक ही प्रकार का जो है एक ही प्रक्रिया जो है यदि अपनाया जाएगा समस्या समाधान के लिए, तो वो जो है वहां पे समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, उनका जो है उनका जो है इस कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है।
तो जो संरचनावादी कक्षा में क्या होता है कि बच्चे जो है अपने जो है अनुभवों का इस्तेमाल करके नए नए चीजों का खोज करते हैं, ठीक है। जो भी उनका अनुभव रहा है किसी चीज के प्रति, उसका जो है वो उस ज्ञान को जोड़कर नए चीजों को जो है नवीनता का खोज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वे जो है सक्रिय होते हैं, ठीक है। कभी भी निष्क्रिय वर्ड दिखे तो यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और सक्रिय वर्ड दिखे तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व देना, याद करना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे भी आप याद रखेंगे। याद करना जो है सही नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो बच्चों को जो है नए प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित यदि नहीं किया जाएगा, वे जो है अपनी जो भी जिज्ञासा है उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछेंगे तो चीजों को कैसे जान पाएंगे, और नहीं जान पाएंगे तो वे जो है संरचनावादी कक्षा नहीं कहलाएगी, बल्कि वहां पे जो है बच्चे जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, अपने जो भी कार्य दिया गया है उन पर सभी बच्चे भाग ले रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न जो भी उनके मन में जिज्ञासा है उससे संबंधित वो प्रश्नों को कर रहे हैं और नए नए चीजों को जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हुए होते हैं संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है आपका कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो आपको चारों में दिखा वो ऑप्शन 4 ही है। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चा का जो भी अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसको जोड़कर नए चीजों को सीखना या सीखना, ठीक है, और नए नए चीजों का रचना करना, ठीक है, नवीनता का खोज करना, ये जो है संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 27। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो देखिए कौन सी विचारधारा जो है अवरोधक का काम करते हैं, तो अवरोधक कहा गया है, तो आपको नेगेटिव वर्ड खोजना है इसमें, ठीक है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, तो त्रुटियां जो है क्या अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है? बिल्कुल है, क्योंकि बच्चे जो है सीखने के दौरान त्रुटियां करते हैं, गलती करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षक को जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि बार बार जो है बच्चा गलती कर रहा है, ये सीख ही नहीं पाएगा, डिमोटिवेट वहां पे नहीं करना है, बल्कि उसे जो है सुधार करने के लिए कहना, बच्चों को जो है जहाँ पे भी गलतियां हो रही है उन्हें जो है हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग देना, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की ने भी कहा था, ठीक है। और साथ में जो है उन्हें हेल्प करना कि आप जो है इस प्रकार से इस चीज को कीजिए, उन्हें बताना, ठीक है। ये जो है एक शिक्षक का वहां पे कार्य बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रुटियां अधिगम का जो है होता है, यानी कि निश्चित ही है कि बच्चे जो है गलती करेंगे ही, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ये अवरोधक का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सही नहीं होगा क्योंकि अवरोधक पूछा गया है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो क्या जो बच्चे सीख रहे हैं वे जो है त्रुटियां कर रहे हैं, तो क्या ये लज्जाजनक कार्य है? बिल्कुल भी नहीं। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, तो अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, तो देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि अवरोधक पूछा गया है, ठीक है। और देखिए अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी कि अवरोधक का कार्य ये भी नहीं करेगा, ये यहाँ पे ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव ऑप्शन है कि त्रुटियां बच्चा करे तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि जो है उन्हें जो है बिल्कुल भी उनके मन में भय नहीं हो कि हम जो है गलती करेंगे तो हमें जो है डांट पड़ेगी, ठीक है, बल्कि उनका जो है उन्हें जो है यदि गलती कर रहे हैं तो उन्हें गलती करने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे नेगेटिव आपको खोजना था, तो नेगेटिव ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड दिख रहा है, ठीक है, कि ये जो है एक लज्जाजनक कार्य है। तो त्रुटियां करना, गलती करना जो है क्या एक लज्जाजनक कार्य? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अवरोधक यही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला है क्वेश्चन 28। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है पहले ये समझ लेंगे। बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि जो है वो कोई भी बच्चा है उसे जो है वो काम में जो है खुद से जो है उसको इंटरेस्ट नहीं आई है, ठीक है,
खुद से जो है वो इंटरनली जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, बल्कि वे जो है किसी ने कह दिया कि आप जो है ये कर सकते हो, आप ये काम कर लो, या आप ये काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो वे जो है क्या हो रहा है कि मोटिवेट हो रहा है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा उसको जो है मिली है, लेकिन उसे जो है आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं मिली, यानी कि वो जो है खुद से जो है उस कार्य में इच्छुक नहीं है, ठीक है। और आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो बच्चे जो है इंटरनली मोटिवेट होते हैं, वहां पे जो है उस चीज को उनमें जो है कोई भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, या कोई भी उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो है उन्हें कोई बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वो कोई भी फायदा के लिए, पैसों के लिए या किसी अन्य चीज गिफ्ट के लिए, ठीक है, उपहार के लिए वो कार्य नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जो भी उनका जो है मकसद है, जो भी उनका जो है पैशन है, उसको पूरा करने के लिए वो कर रहे होते हैं, और उनको जो है कोई अदर मोटिवेशन की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है। तो आते हैं प्रश्न पर। ये कहा गया है कि बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अरमान विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो देखिए कि वे जो है क्या कर रहा है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए, यानी सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए शोध करते समय अरमान विभिन्न स्रोतों की सहायता ले रहा है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा। दूसरा है, नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। नकद इनाम पाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो है वहां पे उपहार रखा गया है कि ये आप जो है इस काम को करोगे, इस परियोजना को पूरा करोगे, खोज करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है पुरस्कार दिया जाएगा, आपको जो है इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो कर रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ पे बायो मोटिवेशन को का जो है ये एग्जाम्पल हो सकता है। सितारा अपने स्व संतोष के लिए अपने बड़ों से नियमित और तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। तो देखिए स्व संतोष की यहाँ पे बात हो रही है, स्व संतोष की, ठीक है। तो स्व संतोष के लिए, यानी कि अपनी संतुष्टि के लिए वे क्या कर रही है, बड़ों से जो है वो फीडबैक लेती है कि मैं जो है अपना परफॉर्मेंस किस प्रकार से दे पा रही हूँ, किस प्रकार से मेरी एजुकेशन चल रही है, ये सभी चीजें जो है वो अपने बड़ों से पूछती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंतरिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिए, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो देखिए अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि, उसका अपना जो है उसमें अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको जो है कोई जो है किसी ने बताया नहीं कि तुम ये करोगे तो तुमको जो है ये चीज मिलेगी, ठीक है, कोई उपहार मिलेगी या कोई भी चीज उससे जो है मिलेगी, इसके लिए वो नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो है आंतरिक रूप से वो जो है मोटिवेटेड है, उसका जो है अभिरुचि है कि वो उस कार्य को करे। तो यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ये भी आंतरिक मोटिवेशन का ही यहाँ पे उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नकद इनाम पाने के लिए जो है रेयान क्या कर रहा है, एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, ठीक है। तो इनाम पाने के लिए खोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। ऑप्शन सेकेंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो देखिए कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया था वो जो है बहुत ही भयानक महामारी थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है, इस दौरान जो है क्या बच्चे तनाव में थे? बिल्कुल थे, ठीक है। बच्चे जो है बहुत ही तनाव में थे, और सभी लोग जो है तनाव में थे, क्योंकि सभी डरे हुए थे कि कहीं हमको नहीं हो जाए, कहीं हमको नहीं हो जाए, कहीं मेरे इस परिवार के सदस्य को नहीं हो जाए, इस डर से जो है सभी डरे हुए थे, ठीक है। चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, ठीक है, सभी हम लोग डरे हुए थे, और इसका जो है नकारात्मक प्रभाव हम लोग पे पड़ा है, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो बिल्कुल सही बात है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। प्रतियोगिता और संज्ञान, तो वहां पे क्या प्रतियोगिता कोई चल रही थी? नहीं। संज्ञान और संवेग, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड हो सकता है। अनुवांशिकता नहीं होगा, अनुवांशिकता और वातावरण ये भी नहीं होगा। अनुवांशिकता का वहां पे कोई रोल नहीं था कि कोरोना वायरस जो है अनुवांशिक एक बीमारी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो थी संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करेगी, क्योंकि बच्चे जो है इमोशनली जो है वो डरे हुए थे, उनमें जो है नकारात्मकता आ रही थी, और उनका दिमाग में जो है चीज चल रही है, तो ये इस कारण से जो है उनका जो प्रदर्शन था वो खराब था, वो नकारात्मक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा।
अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। तो अधिगम कब अधिक सार्थक होता है? आपके ऑप्शन है, शिक्षक निर्देशित हो तब, यानी कि शिक्षक ने निर्देशन दिया है तब जाकर जो है क्या जो है अधिगम जो है अधिक सार्थक होती है, प्रभावशाली होता है। नहीं, ये यहाँ पे गलत है। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, यानी कि दोस्तों ने जो है कह दिया कि इस प्रकार से तुम पढ़ो, इस प्रकार से तुम सीखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे, जल्दी सीख पाओगे, और ये जो है तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हो सकता है कोई दोस्त जो है नहीं गलत रास्ता भी बता रहा हो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहना ये काफी नहीं होता है। किताबी कीड़ा बनने से जो है कोई जो है सार्थक अधिगम प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्वनिर्देशित हो, यानी कि आपने खुद से जो है निर्देशित किया हो, खुद से जो है आपने सोच समझ के स्टेप उठाए हो आगे जो है सीखने के लिए। ठीक है, तो सीखने के लिए जो है सबसे अच्छा जो है वो क्या है, प्रभावशाली होता है अगर वो क्या हो, स्वनिर्देशित हो, यानी खुद से निर्देशित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पिछले वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वाला सेक्शन में जाके सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट क्लिक करके उसमें सभी वीडियोज को देख ले। और पेपर 2 का भी जो है प्लेलिस्ट है, सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026, उन वीडियोज को भी देख ले यदि आप पेपर 2 का भी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हमारा प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। तो देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमि से जो है बच्चे जो है आते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में, तो ऐसे में जो है विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता वो होंगे। ठीक है, तो उन्हें जो है एक अध्यापक को किस तरह से संबोधित करना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। हमारा ऑप्शंस है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत कभी भी आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा वो ऑप्शन जो है नेगेटिव होगा। ओके, और देखिए यदि नेगेटिव भी पूछा गया है, नहीं करके पूछा गया है, तो वही आंसर होता है। मैंने ये ट्रिक पहले भी बता रखा है आपको। और देखिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने वाली कथन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी नहीं है, बल्कि इसे जो है बढ़ावा देनी है, क्योंकि भारत एक विविधता वाली देश है। इसमें जो है विभिन्न भाषा बोलने वाली, विभिन्न संस्कृति को फॉलो करने वाली, त्योहार मनाने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो इसको जो है हमें बढ़ावा देनी है, क्योंकि ये जो है भारत के लिए एक विशेषता के रूप में है। तो इसे जो है हमें बढ़ावा देनी है। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने से जो है सभी पृष्ठभूमि के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे, और उन्हें जो है ये भी अच्छा भी लगेगा, और समझने में भी उन्हें आसानी होगी। तो अधिगम करने के लिए जो है उन्हें आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी समस्या समाधान जो है उसे जो है हम किस प्रकार से जो है सुसाध्य कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। नहीं, तो देखिए विद्यार्थियों में यदि आप डर का भावना पैदा कर देते हैं, वे जो है भय में रहेंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का जो है क्षमता उनमें विकसित नहीं हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, एक ही चीज को बार बार अभ्यास कराने से या याद कराना, ये सब जो है प्रक्रिया सही नहीं होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अस्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर जो है समस्या समाधान क्षमताओं को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन कभी भी पढ़े तो ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे तो अंडरलाइन भी कर दिया गया है, लेकिन सभी प्रश्नों में आपको अंडरलाइन किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन ऑलरेडी था, नहीं करना है तो नहीं ऑप्शन में विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। जो अधिगम कठिनाई से जो बच्चे जूझ रहे हैं, उन छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को जो है क्या नहीं करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बिल्कुल अध्यापक को जो है
व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक विभिन्नताएं जो है हर एक बच्चों में पाई जाती है, हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है, तो इसी के अनुसार से जो है योजना बनाना, ताकि उन्हें जो है अधिगम करने में आसानी हो, लर्न करने में आसानी हो। ऑप्शन 1 आपका इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यदि जटिल संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है तो अध्यापक जो है ऐसे करते हैं तो बच्चों को जो है अधिगम करने में और कठिनाई महसूस होगी, तो इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं करना पूछा गया है, तो शिक्षक को जो है जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, जो भी बच्चों की आवश्यकता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो सुनने में जिन्हें अक्षमता है, परेशानी है, उनके लिए श्रव्य सामग्री, ये सब का सामग्री का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन्हें भी आवश्यकता है उनके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी आपका सही हो जाएगा, इससे जो है रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए ये अब पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए श्री होगा यहाँ पे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अति सक्रियता, असत्कर्ता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें जो है अपसारी चिंतन देखने को मिलती है, वे जो है किसी एक समाधान के लिए अनेक हल ढूंढने के प्रयास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो देखिए बिना विश्लेषण के ही आप डायरेक्ट जो है अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। यदि आप जानना चाह रहे हैं, अवलोकन करने आप जा रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज का अवलोकन करना है, किस चीज पर हमें ध्यान केंद्रित करनी है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुकरण, नकल को दोहराना, नकल नहीं करना है और दोहराना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अनुकरण करना, तो किसी का जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है सिर्फ उसी का अनुकरण कर लेना, नकल करने से इससे जो है कोई भी जो है बच्चे जो है अब सारी चिंतन नहीं करते हैं और उनमें जो है लर्न वो नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो देखते हैं वही कॉपी करते हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना भी आपका नहीं होगा, ये जो है सही अध्यापन अधिगम का सही प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ याद कर लेने से जो है बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे, जब तक वो समझेंगे नहीं चीजों को वो नहीं सीख सकते हैं, नहीं लर्न कर सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, जो भी है उसके बीच जो है संबंध बनाना, संबंध खोजना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे क्या होंगे कि आसानी से सीख जाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि तो देखिए कोई भी कार्यकलाप जो है अध्यापिका देती है तो उन्हें जो है छात्रों द्वारा जो विभिन्न त्रुटियां हुई है उसका विश्लेषण उन्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो देख लेते हैं आपके ऑप्शंस है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या अलग करने के लिए जो है त्रुटियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए? नहीं, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। सिर्फ त्रुटियां जो है त्रुटियां को जो है आप सही कर देंगे तो उसी पर जो है ये निर्भर नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी केवल शब्द दिखे ऑप्शन नेगेटिव होगा, आप समझिएगा। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दंड देने के लिए जो है वो त्रुटियों का विश्लेषण नहीं कर रही है, ठीक है। बच्चे यदि गलती करते हैं कोई भी कार्य करते समय, तो उन्होंने जो भी त्रुटियां की हैं उसे जो है सुधार करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि वे जो है जो भी उन्होंने गलती की है उसे सुधार सकें और लर्न अच्छे से कर सकें। तो देखिए यहाँ पे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि जब तक जो है त्रुटियों का सुधार नहीं होगा, उसने जो भी मिस्टेक किया है उसके प्रति जो है विश्लेषण नहीं होगा, उसे नहीं बताया जाएगा बच्चों को, तो नहीं सीख पाएंगे। वो उसी चीज को बार बार दोहराते चले जाएंगे और वो समझेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो वो जो है उसका जो भी वो गलती कर रहे हैं अध्यापन के क्रम में, उसे जो है सुधार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। है आपका, अधिगम को की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। देखिए अधिगम जो है, बच्चे जो लर्न कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आप देखते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं, खुद हम अपने दोस्तों के साथ भी होते हुए देखते हैं, खुद के साथ भी कभी कभी हम ये फील करते हैं कि हम जो है तैयारी के दौरान जो है हार मान जाते हैं कि अब जो है मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप जो है क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इससे बच्चों में भी ये देखने को मिलती है। बच्चे जो है जब पढ़ने आते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके साथ होती हैं, तो कभी कभी जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझे तो आता ही नहीं है। इस प्रकार से जो है उनकी मानसिकता बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो जो है अपना जो उनका जो है वो इंटरनली वो मोटिवेटेड रहे, वो जो है अपने काम के प्रति अभिप्रेरित रहे, अपने लर्निंग के प्रति अभिप्रेरित रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, क्या आसान क्रियाकलाप दे देंगे तो उनका जो है मन लगा रहेगा? नहीं, सिर्फ आसान क्रियाकलाप देंगे तो और का जो भी क्रियाकलाप होगा और बहुत कुछ जो लर्न करना रहता है वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, नहीं, ये आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सिर्फ याद करना जो है काफी नहीं होता है। बच्चे याद कर भी लेते हैं तो कुछ ही देर में भूल भी जाते हैं, और इससे जो है वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो ये भी आपका, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देकर, किसी भी बच्चे को आप दंड देकर, डांट कर, पीट कर उसे जो है आप नहीं समझा सकते हैं, बल्कि उसे जो है जो भी त्रुटियां कर रहा है उसे सुधार कर, और उसे जो है क्लासरूम में विभिन्न क्रियाकलाप कराकर और सभी वर्गों को जो है शामिल करते हुए, उदाहरण में उन्हें भी शामिल करते हुए यदि आप जो है कक्षा संचालन करती हैं या करते हैं, तो ऐसे में जो है बच्चे जो है आपके प्रति बच्चे जो है लर्निंग के प्रति आकर्षित होंगे और वे जो है अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा और वो जो है मोटिवेटेड रहेंगे। प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर यदि जोर दिया जाता है तो बच्चे का जो है अभिप्रेरणा कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखिए दिया गया है सिर्फ शर्मिंदगी और डैश दिया गया है, बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो देखिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे यदि शर्मीले हैं, वे जो है कोई भी अपना प्रश्न है वो शिक्षक के सामने नहीं रख पाते हैं, या कोई भी अपना कार्य कर लिया तो उसे दिखाने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं, शर्माते हैं, तो इस तरह का जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो ये अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रभावशाली है, ये गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसे जो है जड़ से खत्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो है खुलकर प्रश्न करने की जो है अवसर देना चाहिए, और जो भी उनके मन में है जिज्ञासा है उनके प्रति जो है उनका जो जिज्ञासा है उसको पूछना चाहिए शिक्षक को, और उस पर जो है उन्हें हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि वे जो है अधिगम कर सके, लर्न कर सके और विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सके। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी गलत। संज्ञान से इसका संबंध है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए शर्मिंदगी का बिल्कुल सही, जो बच्चे जो शर्मीले होते हैं उनका जो है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए शर्माना नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको खुलकर टीचर के सामने जो है क्वेश्चन करना है, बात करना है, और एक शिक्षक के रूप में भी जो है हमें बच्चों को अवसर देना है। सभी जो जिस भी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उन्हें जो है अवसर देना है, ताकि वे जो है अपना बातों को खुलकर रख सके, उनके मन में जो भी जिज्ञासा है वो जो है प्रश्न कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है अधिगम का संरचनात्मक विचार। यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो देखिए ज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों का कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। देखिए जो लर्निंग का संरचनात्मक विचार होता है यह क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं, सीखने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, और बच्चे यही जो है उनके लिए अच्छी होती है और वे जो है आसानी से सीख पाते हैं। लेकिन बच्चे यदि पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहे तो वे जो है सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की विशेष भूमिका होती है, वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, वयस्कों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अस्थायी है। तो देखिए क्या योग्यता स्थायी होती है? नहीं, ये तो आपका गलत ही हो गया। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए जो है कौन सा धारणा उपयुक्त है? देखते हैं, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। यदि आप किसी चीज को जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसे बार बार यदि आप प्रयास करते हैं, उस आप अपने आप जो है उसे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं बार बार, तो उसे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे जो है आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। किसी भी कोई भी चीज है, कोई भी स्किल है या कुछ भी है, तो आप उसे सीख सकते हैं। बच्चा भी है, यदि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है प्रयास के बाद भी नहीं सीख सकता, बल्कि यदि वो प्रयास करे तो आसानी से सीख सकता है। प्रयास से ही हर इंसान सीखता है। ठीक है, असफलता अनियंत्रित है, बिल्कुल नहीं। यदि असफलता मिले तो उसे जो है नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि असफलता भी एक जीवन का पार्ट ही होता है। यदि कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसे जो है अनियंत्रित नहीं होना है, बल्कि उसे जो है गलती करके इंसान सीखती है, असफल होने के बाद ही जो है इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ठोकर खाने के बाद ही इंसान जो है सफलता उसे मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें और हमेशा जो है मोटिवेटेड रहें अपनी पढ़ाई को लेकर और आगे जीवन में बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल सही। जो भी योग्यता है जो है उसे जो है प्रयास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा जो है उसे सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में जो है जो भी योग्यता है उसका स्थायी है और दूसरा व्यक्ति जो है उसके योग्य नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो यदि कार्य करे, मेहनत करे और अपने लक्ष्य के प्रति जो है कर्म करते रहे तो जरूर आगे बढ़ सकता है और योग्य व्यक्ति बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो देखिए कौन सा जो है विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देता है। देखते हैं, ऑप्शन है बारंबार परीक्षा। बारंबार परीक्षा लेने से जो है बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, वो उनका जो है समझ नहीं बढ़ता। बारंबार परीक्षा लेना आपका गलत हो जाएगा। अन्वेषण एवं संवाद सही है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका अन्वेषण और संवाद, क्योंकि जो है विद्यार्थियों की इससे जो है संकल्पनात्मक समझ जो है बढ़ती है। बच्चे जो है कुछ नया खोजते हैं, उसमें उसके प्रति जो है बच्चे चिंतन करते हैं और एक साथ जो है कार्य करते हैं, तो बहुत कुछ एक दूसरे से इंटरेक्शन से भी सीख रहे होते हैं और नए खोज और संवाद से जो है वे सीख रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है आपको बतानी है। आपको ऑप्शंस देख लेते हैं। जब वो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, क्या जो अधिगम है सामाजिक संदर्भ में हो तो बच्चे जो है सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं? नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, कठिनाई कहा गया है तो नेगेटिव आपको खोजना है इसमें। ठीक है, तो कभी जो बच्चे जो है सीखने में कब कठिनाई महसूस करते हैं,
क्योंकि बच्चे जो है समाज से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और सामाजिक मुद्दों पर जो है वो सीखने में उन्हें और आसानी होती है, ना कि उन्हें कठिनाई होती है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु को जो है कोई भी विषय वस्तु है उसे जो है बहुरूपों में जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे बच्चे और आसानी से सीख लेते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, यदि अलग अलग टुकड़े में जो है टुकड़ों में जो है सूचना को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों को सीखने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, बच्चे जो इंटरनली मोटिवेटेड हैं उनको वो जो है खुद सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? तो देखिए अधिगम जो है बच्चे कौन सी स्थिति में अधिक कर पाते हैं, तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। बच्चे में यदि उत्तेजना नहीं रहेगा सीखने के लिए और कोई भय नहीं, ये तो ठीक है, भय नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तेजना नहीं रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। उच्च उत्तेजना, अधिक उत्तेजना भी अच्छा नहीं होता है, और उसमें भी उच्च भय हो तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। निम्न उत्तेजना हो, उच्च भय हो, तब तो और नहीं सीख पाएंगे। बच्चे जो है डरा हुआ है बहुत, जो है उसे उच्च भय में है, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, सीखने के प्रति जो है किसी का भी मध्यम उत्तेजना है बच्चों का, और यदि उनमें कोई भय नहीं है, उस सीखने के लिए जो है सही स्थिति होती है। सर्वोत्तम स्थिति आपका वही होगा, मध्यम उत्तेजना होगा और कोई भय नहीं होगा, तो बच्चे जो है अच्छे से सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? देखिए बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, तो इस बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो ये जो है किस कारण से होती है, तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। क्या इससे जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है? नहीं, बल्कि दोनों का जो है रोल होता है। बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें जो है दोनों का इसमें रोल होता है, पर्यावरण का भी होता है और आनुवांशिकता का भी होती है। ठीक है, तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के परस्पर, बिल्कुल सही। केवल आनुवांशिकता पर नहीं होगा, केवल पर्यावरण पर नहीं होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है किस पर प्रतिरूपित होती है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक ट्रिक मैंने आपको इससे भी पहले भी बता रखा है और आज भी बताना चाहूंगी कि जब तक मैं क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं बताती हूँ, वीडियो देखने के दौरान आप क्या करें कि उससे पहले ही आप कमेंट करके खुद का एडजस्टमेंट करें, खुद का आकलन करें कि आप जो है कितना प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट जो है इस प्रकार से आप खुद लगा सकते हैं वीडियो देखने के दौरान। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट वीडियो इस क्वेश्चन का। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो देखिए सायना है वो स्वयं से जो है बात कर रही हैं कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। खुद से बात करना, ठीक है, खुद से जो है जैसे कि आप खुद भी ऐसा करते होंगे, कभी कभी कोई कार्य आप कर रहे हैं और खुद के बारे में जो है सोच रहे हैं, ठीक है, और खुद से जो है बात कर रहे होते हैं, तो उसी तरह जो है साइना सोच रही है किस प्रकार से जो है वो खुद का प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन के बारे में जो
विचार दिया था उसके अनुसार जो है व्यक्तिगत वाक है, निजी वाक है, ये क्या दर्शाता है? तो इसे जो है हम कह सकते हैं स्वनियमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे स्वनियमन। जो निजी वाक होता है या व्यक्तिगत वाक होता है, इसे हम स्वनियमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। शुरू करते रहेंगे। हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। देखिए, मूल्यांकन जो है इसलिए नहीं किया जाता है ताकि जो पुरस्कार वितरण के लिए जो लिस्ट बनाना है, जिन्होंने जो है अच्छे नंबर अंक प्राप्त किए हैं, उनकी पहचान करने के लिए या पुरस्कार वितरण के लिए जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को नामांकित करना, नामांकित करना ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, जब भी आपको ये सब वर्ड दिखे, असक्रिय नेगेटिव होता है, नामांकित, अलग करना, पृथक करना, ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो कभी भी आपको देखिए तो आप समझ जाइएगा वो जो है नेगेटिव ऑप्शन होगा। ओके, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, योग्यता के आधार पर जो है समूहों में बच्चों को विभाजित करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य जो है नहीं होता है, इसका लक्ष्य नहीं होता है। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य यह होता है कि विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, इसे पहचानने के लिए जो है मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी कि बच्चों को जो है सीखने में वो मदद करना चाहती हैं अध्यापिका। वो क्या करती हैं, संकेत कुछ देती हैं, इशारे करती हैं कि कुछ जैसे पूछ रही हैं कि क्या, कैसे, क्यों, कैसे ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्रश्न करके जो है उन्हें इशारा कर रही हैं, संकेत दे रही हैं, ताकि वे जो है आसानी से सीख सके या जो भी वो कर रहे हैं कार्य, किसी भी कार्य में वो इन्वॉल्व है, उसे पूरा कर सके। तो इसके लिए जो है देखिए, लेव वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। छात्रों में प्रत्याहार प्रतीकात्मक प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं, ये बल्कि ये जो है अर्थपूर्ण होगा, इससे जो है अधिगम और अर्थपूर्ण बनेगा, ये नहीं होगा, अर्थहीन नहीं होगा। बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अभिप्रेरित करेगी, ये आपका ऑप्शन गलत है। अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी, बिल्कुल सही। ये जो है बच्चों को जो है स्कैफोल्डिंग के रूप में, पार्ट के रूप में जो है काम, लुसेट का बताओ, लुसेट का, अच्छा टेबल पे, सबसे टेबल पे बैठिए। अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी। जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है बच्चों को मदद मिलेगी, स्कैफोल्डिंग होगी। ठीक है, वहाँ पे जो है बच्चों को मदद मिल रही है उन्हें सीखने के लिए, इसलिए ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कभी भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए और स्कैफोल्डिंग आपको ऑप्शन दिखे तो आप समझ जाइएगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर वही संभावना रहती है। देखते हैं नेक्स्ट, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन। तो देखिए, थोड़ा ऑप्शंस यहाँ पे ब्लर हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे देख आपके ऑप्शंस हैं, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है। तो देखिए, बच्चे जब खेल खेल रहे होते हैं तो उस दौरान क्या हुआ कि रोहन जो है एक लड़का है, उसे चोट लग गया, तो उसके पिता ने यह कथन कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये जो है एक सामाजिक जो है भेदभाव को दर्शा रहा है। जो भी हमारे पूर्वाग्रह बने हुए हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह, कि लड़कियां जो है रोती हैं और लड़के जो है नहीं रोते हैं, लड़के जो है अंदर से मजबूत होते हैं, लड़के कभी नहीं रोते हैं। ऐसा हमारा मानसिकता जो समाज में है, और सबके मानसिकता जो है यही होती है कि लड़के जो हैं बहुत अंदर से मजबूत होते हैं, वो रोते नहीं हैं, लेकिन लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, वो हर छोटी छोटी बात पे रो देती हैं।
इस तरह का जो है मानसिकता हमारे समाज में पाई जाती है, जो कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। और रोहन के जो पिता कह रहे हैं ये जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। तो देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं बल्कि ये जो है लैंगिक भेदभाव को और बढ़ावा देगा, क्योंकि वही बच्चा जो है यह सीखेगा कि लड़कियां जो है कमज़ोर होती है और लड़के क्योंकि रोते नहीं हैं तो हमें नहीं रोना चाहिए, बल्कि लड़कियों को जो है रोना चाहिए, लड़कियां कमज़ोर होती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं, ये जो है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा नहीं देता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, बिल्कुल सही, ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। देखिए प्रगतिशील कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ जो है बच्चों को जो है विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अच्छे से सीख सके, अच्छे से अपना लक्ष्य को पूरा कर सके, या जो भी जिन भी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो उस काम को कर सके। ओके, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों पर के आधार पर नामांकित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी बच्चों को जो है नंबर के अनुसार से नहीं देखना है। यदि कोई अच्छा नंबर ले आता है एग्ज़ाम में तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में, या वो जो है बहुत टैलेंटेड है। हालांकि हमारे समाज में ये देखा जाता है जो बच्चे जो है अच्छे अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में उन्हें हम बहुत जो है रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो फेल कर जाते हैं उन्हें जो है अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तो ये जो है मानसिकता है एक प्रकार की, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो नंबर लाया वही जो है टैलेंटेड है, वो उसी में जो है बहुत सारे गुण हैं, बल्कि और भी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम नंबर लाते हैं लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे दूसरे गुणों से जो है वो भरे हुए रहते हैं और उनमें बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत कम पढ़ के भी बहुत आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम समाज में ये भी देखते हैं। तो ये आपका कहना गलत है, ठीक है। नामांकित एक प्रगतिशील कक्षा में कभी भी जो है अंक के आधार पर जो है नामांकित नहीं करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक को अचर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों के बीच में जो है कंपटीशन नहीं बढ़ाना है। ऐसे इसमें जो है एक दूसरे से जो है नेगेटिव जो है मानसिकता बनती है, एक दूसरे के जो है वो दुश्मन समझते हैं, ना कि दोस्त, एक दोस्त समझते हैं। तो कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, कंपटीटर नहीं बनाना है एक दूसरे को, बल्कि उन्हें जो है दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है, फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक प्रगतिशील कक्षा में जो है क्या होता है, समूह में बच्चे कार्य करते हैं, एक दूसरे से जो भी ज्ञान है वो शेयर करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और अपनी भाषा, अपनी कल्चर, हर चीज़ को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इससे जो है बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास डैश चरण को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा चरण में जो है ऐसा जो है होता है कि किसी कार्य को इसलिए किया जाता है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति दे रहे हैं। तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? आपके ऑप्शन से उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रथागत। प्रथागत चरण को जो है ये दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। नहीं, परिवार जो है प्राथमिक कारक होती है समाजीकरण की, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। मैंने अभी भी बताया परिवार जो है प्राथमिक कारक होते हैं।
और जनसंचार जो है ये द्वितीय कारक है, लेकिन परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण का कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यही सही होगा आपका, क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि परिवार जो है, विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं है बल्कि ये द्वितीय कारक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, देखिए तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इनके अनुसार जो है यह सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शंस हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और देखिए बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। ऐसा नहीं होता है कि आप बुद्धि लब्धि को जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा ही सिर्फ माप सकते हैं। और देखिए ये एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी होगा यहाँ पे, ठीक है। सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये होगा कि बुद्धिमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास के, जिसमें जो है आपका आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 आपकी अवस्थाएं आती है। इसके अंतर्गत जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है विकास का कौन सा गुण जो है मुख्य गुण जो है होता है, आपको इसमें बतानी है। आपके ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच नहीं, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता नहीं, अमूर्त सोच का विकास बिल्कुल भी नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका 2 से 6 वर्ष का समय होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, इस दौरान जो है अमूर्त रूप से सोचना बच्चों के लिए संभव नहीं होता है। तो वो जो है तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं होगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, ये आपका सही हो जाएगा। विचार सोच में जो है केंद्रीकरण का गुण उनमें होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होती है, विकास का केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है, जन्म से लेकर जो है ये जो है मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो है केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है, ये गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी होती है, बिल्कुल सही। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान नहीं होती है। सबके लिए जो है विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बिल्कुल नहीं। विकास जो है हर तरह से होता है, मानसिक, शारीरिक, और वो जो है समाज से, पर्यावरण से, परिवेश से, विद्यालय से भी और परिवार से भी, हर एक जगह से जो है विकास हमें मिलती है, न कि सिर्फ विद्यालय से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, विकास बहुआयामी होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया था, ये जो है अधिगम प्रक्रिया के किस पर जोर देता है। तो आपके ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा, संतुलनीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण।
तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण। ये जो है जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिगम प्रक्रिया में जो है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कीमा। कहीं भी जीन पियाजे देखे और स्कीमा दिखे तो आप समझ जाइएगा स्कीमा करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से लेवेगस की दिखे और स्कैप फोल्डिंग दिखे तो आप समझ जाइएगा वे जो है उनका उससे रिलेटेड होता है, करेक्ट आंसर वही होता है। ठीक है, तो स्कीमा हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा क्या होती है कि जहाँ पर जो है सभी वर्गों के बच्चे और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सभी जो है एक नियमित विद्यालय में पढ़ते हैं, जो जिसमें जो है सामान्य बच्चे अध्ययनरत होते हैं। तो देखते हैं इसमें जो है क्या जो है किस पर जो है जोर दिया जाना चाहिए समावेशी कक्षा में। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव। बिल्कुल नहीं, सामाजिक पहचान के अनुसार से अलगाव करना ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, बिल्कुल सही हो सकता है। ये बच्चों को जो है अवसर दिया जाना चाहिए, हर बच्चा को जो है अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है दृष्टिबाधित है या कोई बच्चा जो है श्रवण संबंधी दिक्कत है उसको, तो उसे जो है भेदभाव किया जाए, या कोई सामाजिक पिछड़ा वर्ग से आता है, पिछड़ा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है, तो उसे जो है अलग रखना या उसे जो है कोई अवसर ना देना अपने जो है क्रियाकलापों में, उसे जो है सहभागी नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना है, बल्कि हर बच्चे को जो है अवसर दिया जाना चाहिए। इसे ही जो है एक्चुअल में हम समावेशी कक्षा कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही इसमें करेक्ट होता। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो देखिए कौन सा जो है शब्दावली है ये सबसे जो है उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है इसके अनुसार जो है कौन सा शब्दावली जो है प्रयोग के लिए उपयुक्त है, तो ये जो है आपका हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, विकलांग है नहीं करना है, और अशक्त नहीं प्रयोग करना है आपको, मंदित छात्र नहीं करना है। ठीक है, विकलांग छात्र बिल्कुल नहीं यूज नहीं होगा, मंदित भी नहीं होगा, अशक्त शरीर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है कोई बच्चा जो है शारीरिक रूप से अशक्त है तो उसे जो है आप क्या कहेंगे, उसे जो है शारीरिक दिव्यांगता है। विकलांग शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है और मंद शब्द भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अधिनियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में ये बात रखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो देखिए जब जन्म से जो है किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। तो देखिए मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक नहीं, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक नहीं। जन्म से जो है किशोरावस्था तक बच्चों का विकास का क्रम जो होगा आपका होगा सांवेदिक, फिर मूर्त, तब जाकर अमूर्त विकास होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सांवेदिक। ठीक है, और उसके पश्चात मूर्त होता है, उसके पश्चात अमूर्त
होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका विकास का क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है हर एक में पाई जाती है। सभी बच्चे, सभी इंसान जो है एक प्रकार के नहीं होते हैं, सभी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस देखें, देखिए क्या क्या है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, योग्यता अनुसार से जो है समूह बनाया जाना नहीं, आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये जो है क्या अधिगम की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में काम करता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बिल्कुल नहीं, क्या इसे जो है अध्यापक के लिए जो है असफलता का काम करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है कि जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं जो है क्लासरूम में है और प्रगतिशील कक्षा में जो है इसे जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर